दो चीज होता है आंसर लिखने के क्रम में आपको आएंगे। एक तो सबसे बड़ा आएगा दिक्कत, पहले समस्या लिख लेते हैं क्या क्या समस्या है। सबसे पहला जो समस्या आता है, याद बहुत सारा है, याद बहुत पर लिख नहीं पाते हैं। बहुत लोग का ये समस्या रहता है ना लिख नहीं पाते हैं। याद बहुत ज़्यादा रहेगा, लिखाएगा नहीं। कंटेंट कॉपी में भी बहुत ज़्यादा रहेगा, लिखाएगा नहीं। दूसरा, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू, ये भी समस्या बहुत ज़्यादा है, शुरुआत कहाँ से करें। तीसरा जो सबसे बड़ा इसमें आता है चैलेंजिंग, परिचय कैसे बनाएं। और चौथा जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग आता है, शब्द मेंटेन कितना। फिर इसमें जो आता है टाइम, टाइम समय भी तो बहुत बड़ा निर्भर करता है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपको आएगा लिखने में, टाइम के बाद आएगा आपको अच्छा उत्तर कैसे पता करें कि अच्छा उत्तर मेरा है लिखा हुआ, कैसे जांचें। उसके बाद मैप का प्रयोग करें या नहीं, मैप का प्रयोग, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द के बाद फैक्चुअल डाटा, फैक्ट। इतना ही आपको घूम रहा होगा क्वेश्चन, इतना ही है ना। हाँ हाँ, उस पे आएंगे, मूल्यांकन, वर्णन, आलोचना वो अलग है। बाकी आप यहीं पे है ना, इतना ही ना। सभी लोग को दिक्कत है क्या कुछ और? उस पे आएंगे, मूल्यांकन, वर्णन, आलोचना, समालोचना, निष्कर्ष, वो अलग है, वो शब्द ही अलग है। क्वेश्चन जो आपका ये है, इससे ज्यादा है कोई क्वेश्चन? कितना ही में घूम रहा है, इतना ही है, लगभग इतना ही सभी लोग का नॉर्मल रहता है। निष्कर्ष तो बताएंगे उस पे, वो मतलब नहीं। अभी इधर देखिए, इतना ही है ना। देखिए पहला जो आंसर है, याद बहुत है पर लिख नहीं पाते हैं। समस्या क्या है यहाँ का, इसको देखिएगा, याद बहुत पर लिख नहीं पाते हैं। देखिए हमेशा कहीं भी आप पढ़िएगा, यहाँ ही नहीं बल्कि कहीं संस्थान में पढ़िएगा, तो वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलते हैं, या फिर लिखवाएंगे। हमारे जैसे रहेंगे तो लिखवा देंगे। लिखने से क्या होता है, दो चीज़ों में आप नोट्स एक पढ़ते हैं, एक लिखते हैं। लिखने से क्या होता है, हमारा माइंड उसको रीड करता है, लिखते लिखते आपका माइंड पढ़ता है। बायोलॉजी पढ़ते होंगे, जानते भी होंगे, हमारा माइंड लिखने के क्रम में ज़्यादा एक्टिव होता है। दूसरा चीज़, हम कहीं से जब नोट्स उठा करके लाते हैं, कहीं से कोई भी संस्थान का, वो जो नोट्स होता है उनके टीचर के द्वारा या फिर 2-3 एक्सपर्ट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, वो एक्सपर्ट अपने दिमाग के हिसाब से बनाते हैं, अपना उनका तरीका होता है। हमारा दिमाग, आपके दिमाग, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, बहुत ज़्यादा अंतर होगा। ये अंतर 1-2% नहीं बल्कि हज़ारों % का मायने रखेगा। आपका सोचने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, हमें सोचने का तरीका, बोलने के तरीके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। दूसरा चीज़, कभी कभी लगता होगा कि टॉपर के नोट्स देख लेंगे, सिलेक्शन वहाँ से मिल जाएगा। ऐसा होता है ना कभी कभी कि टॉपर नोट्स दिख लिए, उसका आंसर राइटिंग किस तरह से है। हाँ, वहाँ से हमें सीखने को मिल सकता है कि किस पॉइंट को कहाँ लिखा जाए, वो प्राप्त हो सकता है। लेकिन कभी भी किसी का नोट्स उपयोग, समझ रहे हैं ना, अपने संस्थान का ही उपयोग करना चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो नोट्स दिए, वो नोट्स दिए तो आपको उसी टाइप में वहाँ पे जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको समझाएंगे, तो दोनों का लिंकअप बन जाएगा। नोट्स और आपके दिमाग और टीचर के दिमाग, तीनों का लिंकअप हो जाएगा। नोट्स पढ़ने में फिर आपको इंटरेस्ट आएगा, होता है ना। दूसरे जगह के नोट्स लेके आएंगे, वहाँ के विदाउट समझे हुए, और फिर आप घर पे पढ़ेंगे तो लिंक बन पाता है।
कभी ऐसा देखे है ना करके लिंक नहीं बन पाता है। कारण क्या है? क्योंकि उनका तरीका लिखने का, उनका समझाने का तरीका अलग हो जाता है। तो हमेशा इन चीज़ों में याद रखिएगा, हमेशा अपने नोट्स, अपने अगर खुद के लिखा हुआ है तो और भी बेहतरीन हो जाता है। और उस नोट्स को किताब पढ़ने से ज़्यादा आप क्या करेंगे? उसको पढ़ें। किताब पढ़ने से ज़्यादा उस नोट्स को पढ़ें जिस नोट्स को आप लिखे हैं या फिर जो आपके संस्थान के द्वारा दिया गया है। किताब पढ़ने से ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किताब पढ़ रहे हैं 2 बार 3 बार, तो उससे ज़्यादा आपको उसको पढ़ना है। ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में पीएचडी हो जाता है, और पीएचडी हमारे एग्जाम खोज नहीं रहा है। लिखना कितना है? 150 शब्द, और 150 शब्द का मतलब होता है अच्छा उत्तर। अच्छा उत्तर का मतलब होता है 120 से 25 शब्द। 150 शब्द का मतलब 150 शब्द नहीं लिखना है हमें। एक अच्छा उत्तर अगर आप 110 शब्द में भी लिख के चलाए ना, तो 150 के बराबर वो मायने रखता है। लेकिन हाँ, बशर्ते वो अच्छा उत्तर होना चाहिए। 110 90 भी लिख के आएंगे तो आपको उतना ही, थोड़ी बहुत मार्क्स में अंतर होगा, लेकिन वेटेज बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा ना कि उसको 10 मिल गया तो आपको 2 मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? यानी कि शब्द आपका पकड़ होना चाहिए। अब क्या होता है कि कंटेंट बहुत सारा है, याद भी बहुत सारा रहता है, शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है, क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन देखें। हमारा जो जनरल प्रारंभिक तरीका चलता है कि क्वेश्चन देखे, जो 10वां 12वां में चलते रहता था ग्रेजुएशन में। क्वेश्चन देखे, आंसर लिखना शुरू कर दिए। उससे क्या होता है कि आप कभी देखिएगा निबंध लिखे हैं 10वां में या 12वां में, कभी निबंध लिखे होंगे, तो निबंध 4 या 5 आता था, आज भी 4 या 5 आते ही होंगे। तो निबंध में आपको हर एक टॉपिक लगता होगा कि लिख देंगे, सामाजिक न्याय लिख देंगे, शराबबंदी लिख देंगे, कंप्यूटर लिख देंगे, गणतंत्र दिवस लिख देंगे। अब पता चल रहा है कि जब 5 लाइन लिखे या 7वां लाइन लिख रहे हैं तो 8वां लाइन गायब है कि अब क्या लिखें। समस्या यहाँ खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मिल रहा है उसमें पकड़ देखिए, क्योंकि जो एग्जाम है हमारा उसमें दिया रहता है कि अथवा ये क्वेश्चन लिखिए, ऐसा रहता है ना। आप ये क्वेश्चन नहीं लिखना चाह रहे तो ये क्वेश्चन लिखिए। आपको ध्यान से सुनिएगा, आपको याद उस समय दोनों रहेगा, ऐसा नहीं कि एक भी नहीं याद रहेगा, दोनों के दोनों याद रहेगा कि दोनों हम लिख देंगे। लेकिन जब लिखेंगे तो वही समस्या खड़ा होगा कि अब क्या लिखें इसमें। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कौन से आंसर को लिखना शुरू किया जाए। अथवा वाले क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसमें चुनने की आज़ादी होता है कि इसमें से लिखे कोई एक, उसमें सबसे पहले आप 10-15 पॉइंट अगर निकालना है या 4 पॉइंट वाला है तो 4-5 पॉइंट निकालिए। समय थोड़ा सा लगेगा लेकिन ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्ट जाके निकालिएगा तो 5 मिनट निकालने में ही खा जाइएगा, लिखाएगा क्या, 8वां मिनट में बेल बज जाएगा कि खत्म हो गया समय। तो ये यहाँ पे निकालना पड़ेगा घर पे बैठ करके कि हाँ पहला क्वेश्चन है, दूसरा, जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन बोला यहाँ है ना एक किताब, क्वेश्चन का है, लाइए ना इसी को, ये तो बिहार का है, इकोनॉमिक्स का है, मेरे हिस्ट्री वाला लाइए ना, हिस्ट्री वाला है किन्हीं के पास, संथाल छोटा नहीं लाइए ना, उसमें से देखते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि पॉइंट निकालेंगे ना कुछ 2-3। नहीं कोई लाए हैं, संथाल को ही रखें, हाँ वो ज़्यादा अच्छा है, लाइए उसमें से 4-5 क्वेश्चन निकालेंगे। आगे बढ़ाइए उसको। और ये भी ध्यान रखें जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसी टीचर का आंसर क्वेश्चन पूछे। पता चल रहा है हम इकोनॉमिक्स का बताने लगे स्पेस में बताने लगे, निकल गया, हो गया काम, ठीक है। तो तरीका सबका अलग, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं लिखाएगा, उसमें भी लिखाएगा, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग होगा क्योंकि उसमें वो एक्सपर्ट है ना। तो बात ये हो जाता है। जैसे आपका एक इतिहास से क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा, जैसे संथाल विद्रोह पे ही देखिए, संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। 66 में ये पूछा गया है, व्हाट वेयर द रीजन फॉर द संथाल रेवेलियंस, इट्स द स्पीड एंड व्हाट वेयर द रिजल्ट। ये क्वेश्चन था संथाल विद्रोह के कारण। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, संथाल विद्रोह लिख देते हैं, क्वेश्चन आप पढ़िएगा ध्यान से। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह के क्या कारण थे।
कारण थे इनके गति व परिणाम है परिणाम। इनके गति व परिणाम। देखिएगा, हैंडराइटिंग मेरा भी उतना ठीक ना है, लेकिन इतना है कि कॉपी पे लिखेंगे तो पढ़ लेगा बाकी। आप समझिएगा, संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, इनके गति व परिणाम। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आप एक बार में ना समझ में आए, 2 बार पढ़िए, ये घर पे प्रैक्टिस करने का चीज है। संथाल विद्रोह, और आराम से, प्लेन छूट नहीं रहा है, कहीं जाना है नहीं, ऑफिस का मीटिंग है नहीं, तो क्यों हम इतने स्पीड में रहेंगे कि दूसरे को तकलीफ हो जाए। तो संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, देखिएगा ये पूरा लिंक है ना, ये पूरा शब्द एक बना रहा है, एक पूरा एक बना रहा है पॉइंट। संथाल विद्रोह के क्या कारण थे। अब आपको संथाल पता रहेगा तो विद्रोह के कारण भी याद हो जाएगा। संथाल के बारे में जानकारी रहेगा तब तो कारण याद आएगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक में आपको संथाल के बारे में जानकारी होना चाहिए, संथाल के बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरा, विद्रोह है, याद रखेंगे विद्रोह, अलग अलग शब्द का मतलब भी अलग अलग हो जाता है। विद्रोह यानी कि क्रांतिकारी घटना, आंदोलन, अहिंसात्मक घटना। तो ये विद्रोह, फिर कारण क्या थे, तो कारण आपको हम बताएं कि ये जो शब्द है, ये जब आप कॉपी देखिएगा तो लगभग 1000 शब्द मिल जाएगा इसका आंसर लिखा हुआ है ना, लिखाया हुआ 1000 से कम नहीं लिखवाए हमने, बहुत सारा लिखवाए हैं इसमें पॉइंट आपको। तो जब मुख्य कारण है, कोई भी विद्रोह का जो कारण होता है या आंदोलन का, सामाजिक कारण होगा, धार्मिक कारण होगा, आर्थिक होगा और राजनीतिक, ये होगा, क्योंकि यही पे इर्द गिर्द घूमता है कोई भी विद्रोह। घर का भी विद्रोह देखिए, माता पिताजी में कभी लड़ाई होगा तो क्या होगा, सामाजिक यानी घर का कारण हो जाएगा। पुत्र को ज़्यादा प्रॉफिट, पुत्री को कम हो रहा है तो पिताजी की तरफ शिकायत ज़्यादा होगा, तो ये कारण बन जाएगा विद्रोह का। तो ये जो देखिए, विद्रोह हमेशा घूमेगा समाज की ओर, धार्मिक और राजनीति। कुछ कुछ विद्रोह में क्या होता है कि यहाँ पर आपको भौगोलिक जिम्मेवार होगा, यानी वहाँ के भूगोल को लेकर के, कुछ स्थान को लेकर के विद्रोह होता है। जैसे सबरीमाला जो विवाद है केरल का, वो स्थान को लेकर के विवाद है, स्थान को लेकर के विवाद है, तो वहाँ पे राजनीति भी आ जाता है। राजनीति भी वहाँ के लोग करना शुरू कर देते हैं उस मंदिर को लेकर के, कि यहाँ पर इतने साल से इतने साल के बीच में जो व्यक्ति होगा, महिला खास करके, उनकी प्रवेश, तो राजनीति हो जाता है वहाँ पे। हम सत्ता में आएंगे तो प्रवेश, ये सब चलना शुरू हो जाता है। हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बना देंगे, नहीं आएंगे तो बाकी नहीं बनेगा। तो ये जो राजनीति चलना शुरू है तो राजनीति भी आ जाएगा, और धर्म से जुड़ा हुआ है तो धार्मिक भी आ जाएगा। यहाँ पे आर्थिक का महत्व उतना नहीं रह जाता है। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए क्वेश्चन के पैटर्न से कि कौन से क्वेश्चन में किस पॉइंट को हटाना है, किस पॉइंट को जोड़ना है। अगर धार्मिक की जगह आर्थिक ज्यादा महत्व दिखा रहा है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस क्रांति के आर्थिक पहलू, अनेक कारण थे, इस क्रांति के अनेक कारण थे जिनमें मुख्य कारण आर्थिक था। कभी भी ऐसा ना करेंगे कि इस क्रांति के सर्वप्रमुख कारण यही है, आर्थिक ही है। क्रांति के अनेक कारण, क्योंकि पक्ष उसका बहुत सारा रखा जा सकता है, लेकिन उनमें जो सर्वश्रेष्ठ मुख्य कारण है वो क्या है, आर्थिक कारण। वहां से हम पॉइंट को शुरू करेंगे, क्योंकि डिमांड वही कर रहा है। अगर कोई पूछेगा कि 1857 की क्रांति के आर्थिक स्वरूप को बताएं, आर्थिक कारण को बताएं, तो राजनीतिक पर चर्चा करेंगे। हम लिखेंगे आंसर में कि 1857 की क्रांति के अनेक पहलू थे या अनेक कारण थे, जिनमें एक प्रमुख कारण आर्थिक कारण भी थी। डायरेक्ट आर्थिक कारण पे पॉइंट बाय पॉइंट करके समाप्त कर देंगे। क्यों हम लिखेंगे कि मंगल पांडे इसमें आए, वीर कुबस आए, हमको क्या मतलब है उनसे। हमारा जो फॉर्मेट कह रहा है आंसर का, वही फॉर्मेट में रहना है, उससे बियॉन्ड लिख लीजिए, समझे। तो हमें क्या करना है, इसमें पहचानना है। फिर एक और कारण क्या आ जाता है, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक भी कभी कभी जुड़ा हो जाता है, और सांस्कृतिक किससे जुड़ा होता है,
पुराने चीजों से, धर्म से जुड़ा होता है। और सांस्कृतिक आपका एक दिन का नहीं होता है, बहुत लंबे समय से चलते आता है। तो संथाल विद्रोह के क्या सांस्कृतिक कारण बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। संथाल विद्रोह में सांस्कृतिक कारण भी है। उनकी जो नीति है, उस नीति में ब्रिटिश सरकार की हस्तक्षेप हुआ। तो आप जब भी इस क्वेश्चन को देखें तो क्या करना है, सबसे पहले संथाल के बारे में जानकारी है या नहीं है। जानकारी रहेगा तभी लिखाएगा, जानकारी ना रहेगा तो कितना भी जान जाएंगे कि इस तरह से लिखना है, नहीं लिखा पाएगा। संथाल के बारे में कुछ जानकारी जो परिचय के रूप में आपको काम करेगा। जब भी क्वेश्चन का प्रथम शब्द होता है वो परिचय के कारण बनता है, परिचय के पॉइंट बनता है। तो संथाल हो, 1857 हो, बिहार में कुंवर सिंह का योगदान हो, कोई भी चीज़ों के योगदान हो, या फिर कोई भी क्रांति आंदोलन, कहीं भी पॉलिटी प्रस्तावना आ जाए, मूल अधिकार आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो पहला शब्द परिचय को पूछ रहा है आपसे कि क्या इसके बारे में आप जानते हैं। तो प्रथम शब्द जो रहता है परिचय को इंडिकेट करता है। क्लियर है? यानी संथाल जब भी रहेगा तो थोड़ी सी संथाल पर हम चर्चा करेंगे कि संथाल क्या है। अब ऐसा नहीं कि अनावश्यक संथाल में कुछ पॉइंट को एक लाइन, दो लाइन, हाँ बस ऐसे ही एक दो लाइन का, ज्यादा आपसे वो पूछ नहीं रहा है, क्योंकि और भी तो सेगमेंट इसमें है। सभी सेगमेंट मिला के 120 शब्द होना चाहिए। 120-30 जा रहे हैं तो ठीक है। देखिए कुछ लोग को लगता है हम 150 लिखेंगे, अच्छी बात है, आप 150 लिखिए, 150 में 150 शब्द लिखिए, 160 लिखिए, अगला क्वेश्चन जाएगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। ये भी तो देखना है, समय भी तो देखना है ना। तो 120 हम कहे नहीं वैसे शब्द को चयन करके पहले से ही रखें। और आपका जो एग्जाम है वो ट्रेंड ये है कि ये वाला पढ़ के जाते हैं तो ये वाला हुबहू आता है। सेकेंड टॉपिक में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जो ट्रेंड है कि इतना ही से हम पूछ रहे हैं, हमेशा देखते हैं संथाल मुंडा चल रहा है, तो कहे नहीं हम इसी पे 10 पॉइंट निकाल के तैयार रखते हैं कि जब भी कोई 12 बजे भी पूछे तो फटाक से निकल जाए 5 पॉइंट, आसानी होगा ना। तो उस पॉइंट को निकाल के रखेंगे। तो एक दो लाइन परिचय निकालिए, फिर विद्रोह के कारण क्या थे और इस कारण को निकालिए, इस कारण में क्या क्या है। इनके निम्न कारण थे जिनमें ये कारण प्रमुख हैं, ठीक है। फिर इसकी गति, रफ्तारी था, इसमें रफ्तार था, किस दूसरे क्षेत्र को प्रभावित किया या नहीं प्रभावित किया। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दूसरे क्षेत्र को प्रभावित किया है या नहीं किया है। जानकारी, हाँ वो तो फिर आपको लिखने के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस अंदाज में इसको लिख रहे हैं। जैसे ये तो लिखने हम अपना तरीका बता रहे हैं आपको, जो जेन्युइन लिखा जाता है ये तरीका है। आप किस अंदाज में लिख रहे हैं, बशर्ते ये होना चाहिए कि फ्लो नहीं कभी भी खत्म होना चाहिए, हमेशा एक शब्द दूसरे से लिंक रहना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। फ्लो खत्म होता है, खराब हो जाता है पूरे शब्दों का। दूसरा इसके परिणाम। अब परिणाम क्या होगा, तो क्या करना है परिणाम में, परिणाम का 2-3 तरीका होता है। या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखे, या स्टार्ट किया ऐसे खत्म कर दिए। आप ऐसे लिखे यहाँ से परिणाम इसका निम्न ये था ऐसे, और समाप्त किए यहाँ पे। और एक व्यक्ति लिखा इसके निम्न परिणाम हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और एक ये लिखा, दोनों में किसका अच्छा लगेगा, ये वाला पॉइंट वाला अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने साफ साफ बताया कि ये वाला है परिणाम, ये है परिणाम, ये है, ये है। और इससे आंसर राइटिंग की खूबसूरती बढ़ जाती है। अगर करंट इसमें कोई शब्द जुड़ा हुआ है तो करंट लगा देने के बाद वो श्रृंगार हो जाता है आंसर की, मतलब पाउडर लगा लेने के बाद थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, लिपस्टिक लगाने के बाद बढ़ती है गर्ल्स लोग का ऐसे भी श्रृंगार। तो वही चीज यहाँ भी है, ये लगा लेंगे ना तो इससे आपके श्रृंगार में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। कुल मिलाकर के अच्छा लिखना है। क्लियर है ना। तो सब बात ऐसे ही उड़ गया होगा हवा में। आप कॉपी में तो एक भी नहीं लिखे, हम तो देख रहे हैं। लिखे आप, बहुत बढ़िया। बाकी लोग तो ऐसे ही सुन रहे थे। कॉपी में लिखिए कैसे लिखना है, सुनिए नहीं, सुनने के बाद यहाँ के बाद फिर घर जाने के बाद वही स्थिति होगा। इस डीएम की तैयारी है, फिर भी इतनी नहीं सोच है कि क्या पॉइंट को हमें कॉपी में लिखना है, बाकी छोड़ देना है। अब इसमें हम लिख पाएंगे तो फिर वही पैराग्राफ हो जाएगा। आप अपने से कॉपी कलम निकाल के रखिए कि हाँ ये पॉइंट हमारे लिए काम है। जैसे हम इसमें आपको थोड़े जान रहे हैं कि आप सामाजिक के बारे में जान रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट आप तो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट बना के लिखिए, हम बोल देते हैं नहीं लिखे हैं, बाकी अगला से आप लिखिएगा। लिखिएगा पहला पॉइंट में
आंसर को धीमी रफ्तार से पढ़ें। क्वेश्चन को, आंसर नहीं, क्वेश्चन को यानी प्रश्न को धीमी रफ्तार से पढ़ें, धीमी गति से पढ़ें, रफ्तार नहीं गति करिएगा। आंसर को धीमी गति से पढ़ें, क्वेश्चन को, आंसर नहीं क्वेश्चन को धीमी गति से पढ़ें। दूसरा लिखिएगा, पहले पॉइंट बनाएं, पहले पॉइंट बनाएं, क्वेश्चन का पहले पॉइंट बनाएं, पहले पॉइंट बनाएं। पहले पॉइंट बनाएं, लिख लिए, 2 पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट बनाएं, ब्रैकेट कर लीजिए, ब्रैकेट कर लीजिए, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, कॉमा आर्थिक वर्ण करिएगा, कॉमा भौगोलिक, कॉमा सांस्कृतिक व आर्थिक कर लीजिएगा। आर्थिक लिख लिए, हो गया ना, ये प्राकृतिक हो गया। अब जो दूसरा है आपका, ये यहाँ तक क्लियर है ना सभी लोग को? पहला में तो आप लिख सकते हैं ना, ट्राई कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को धीमी गति से 2-3 फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए क्वेश्चन को। जब वो भी ज़्यादा दिक्कत हो तो 2-3 फॉर्म में ब्रेक, और ज़्यादा भी ब्रेक ना करना है। अनावश्यक ब्रेक से पता चलता है कि फिर यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें, यहाँ फंस जाइएगा। संथाल, फिर विद्रोह, फिर कारण, फिर परिणाम, गड़बड़ हो जाएगा। ज़्यादा भी ब्रेक उचित नहीं होता है, ब्रेक उतना ही करिए, क्योंकि अब छोटे बच्चा थोड़े हैं कि हर एक शब्द का मीनिंग आप निकाल रहे हैं। एक बार पढ़िए, उसका अर्थ निकालिए। इससे क्या होगा कि आप में लिखने की स्पीड बढ़ेगी, और हर एक में ब्रेक करते रहेंगे और उसका 1-1, 2-2 पॉइंट निकालेंगे तो समय खा जाएगा एग्जाम के समय, और एग्जाम के समय बहुत बड़ा, ठीक है ना, तो वो इसलिए बचिएगा। लिखा जाएगा ना सभी लोग को? दूसरा है, ये तो हो जाएगा ना सभी लोग को? याद बहुत है, लेकिन इसमें काम क्या करना है, पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकाल करके लिख लेना है। इससे आपका समस्या क्या खत्म हो जाएगा कि जो बोझिल रहेगा याद वो बच जाएगा, लिखने से आप बचेंगे। लिखा जाएगा ना? दूसरा, कहाँ से शुरू करें, तो वही पॉइंट परिचय, तो लिखेगा दूसरा पॉइंट, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, लिखेगा कहाँ से शुरू करें, लिखेगा पॉइंट में प्रश्न की प्रथम शब्द प्रश्न की प्रथम शब्द परिचय को इंगित करता है, परिचय को इंगित करता है। दूसरा पॉइंट लिखेगा, परिचय में अनावश्यक शब्द का उपयोग ना करें, परिचय में अनावश्यक शब्द का उपयोग ना करें, जैसे 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 ज्यादा मात्रा में फैक्ट, ज्यादा मात्रा में फैक्ट, ज्यादा मात्रा में फैक्ट, हाँ फैक्ट लिखिए, में ही लिखिए फैक्ट, कारक जिसको बोलते हैं, तो कारक यहाँ समझ में ना आएगा, आंसर लिखने में कारक ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग लिख रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में फैक्ट लिखे, ज़्यादा मात्रा में कारक, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। तो क्या करना है, फैक्ट। अब देखिए जो कॉपी मिला था हमें, उसमें अधिकतर लोगों का अत्यधिक लिखा हुआ है, अनावश्यक शब्द है जिसका कोई मतलब बनता नहीं, आंसर से कोई भी शब्द नहीं बनता है, तो क्यों हम उस शब्द को लिखें, उसको क्यों तकलीफ दें पढ़ने में। तो वो चीज़ों से बचना है। लिखा जाएगा, कहाँ से शुरू करें, पहले परिचय, और परिचय कहाँ रहेगा हमें पता चलेगा, प्रश्न के प्रथम शब्द। कहीं भी कभी भी कोई भी प्रश्न आप देखिए, उसका प्रथम शब्द यही बताएगा आपको। जो कुछ क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही हाई प्रोफाइल क्वेश्चन रखते हैं, उनमें प्रथम शब्द परिचय को नहीं दर्शाता है। आप इस क्रांति से कितना सहमत हैं आप इस क्रांति से कितना सहमत हैं कि बंगाल का जो विभाजन हुआ वो 1857 का परिणाम था।
या फिर स्वदेशी आंदोलन हुआ जो बंगाल विभाजन का परिणाम था। तो आप इस क्रांति, ये जो पूछा जाता है तो देखिएगा बीच में आ जाता है, तो दोनों को लेके चलना है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल दोनों को लेके चलना है, ठीक है। ऐसे शब्दों के लिए, ये शब्द जनरली इस तरह से क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। हाँ हाँ, वो पर आएंगे, वो लास्ट में उस पर आएंगे। इसको लिख लेते हैं, आंसर इसी में आ जाते हैं, यहीं पे परिचय में ही, शॉर्ट में, जिसमें आपका ट्रेंड है 8 और यही चलता है। लॉन्ग में 38 चल रहा है। तो ये जो ट्रेंड है, यहाँ पे आप देखिएगा ये नंबर ज़्यादा है, यहाँ नंबर कम है। और यहाँ कम होने का मतलब क्या करना है, या तो यहाँ पे टिप्पणी रहेगा, या तो यहाँ पे मूल्यांकन करने के लिए रहेगा, या संक्षिप्त उत्तर देने के लिए रहेगा, इस शब्द का प्रयोग करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में हमें जो शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 3.5 लाइन का परिचय बनाइए। 2, 3, 3.5, इससे ज़्यादा न जाइए, क्योंकि लिखना कम में है। तो परिचय शॉर्ट आंसर में लिख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में परिचय 3 से 3.5 लाइन का होना चाहिए। अब ऐसा ना कि 3.5 के बाद हम ना बढ़ेंगे। अगर लग रहा है कि शब्द कुछ जोड़ने से हमारा आंसर बढ़िया बनेगा तो बढ़ाना भी है। अगर लग रहा है कि शब्द जोड़ने से खराब हो जाएगा तो 3.5 से बैक भी हो जाना है। हाँ बिल्कुल, हाँ, परिचय में दोनों आयाम को, जो प्रथम आयाम है उसमें ज़्यादा रहेगा। उस पर जैसे आलोचना में वो क्वेश्चन आता है, आलोचना ये शब्द अभी आएंगे, हम लिखें। तो परिचय में क्या लिखें, हाँ, परिचय में 3 से 3.5 शब्द शॉर्ट आंसर में ही, शॉर्ट क्वेश्चन में लिख लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में निष्कर्ष अंतिम शब्द में वो सब देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में परिचय, लॉन्ग क्वेश्चन में परिचय अपने पॉइंट के अनुसार दें, अपने पॉइंट के अनुसार दें। या 5 लाइन का बनाएं, या 5 लाइन का बनाएं। या 5 लाइन का बनाएं, लिख लिए। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का जो होता है ना, उसमें तो आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि 38 नंबर है, और 38 नंबर में बिना पॉइंट निकाले आपसे लिखाएगा नहीं। तो उसमें पॉइंट निकालेंगे, तो आप कितने पॉइंट निकाल रहे हैं डिपेंड करता है इस पे, परिचय। अगर आप 5 पॉइंट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप 5 पॉइंट में गहरा जानकारी होगा, बहुत ज़्यादा जानकारी होगा। अगर आप 10 निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप हर एक पॉइंट में 2 या 3 लाइन ही लिखेंगे, ज़्यादा आप नहीं लिखने वाले हैं, यही होगा ना। अगर 5 पॉइंट लिखेंगे तो फैलाना भी है शब्द को, तो इसका मतलब है कि अगर पहला हम पॉइंट लिख रहे हैं उसमें 5 लाइन लिखेंगे, 5 पॉइंट निकाले, तब तो जाकर के 25 लाइन होगा, और 25 लाइन यानी कि फिर बढ़ेगा कॉपी मेरा। तो पॉइंट के हिसाब से अगर 10 पॉइंट निकाल रहे हैं तो 2-3 लाइन का लिखेंगे आप, क्योंकि आप निकाल रहे हैं तो आप समझेंगे कि कितना हम लाइन पहला लिखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं इसमें गलती, कि 5 पॉइंट निकालें और 5 पॉइंट निकाल करके पहला में वो चल गए 10 लाइन, दूसरा गए 5 लाइन, तीसरा गए 3 लाइन, चौथा गए 2 लाइन, और 5वां जाते जाते लाइनें नहीं बचा, चाहे 1 लाइन बच गया, कि अब 1 लाइन में ही ख़त्म कर देंगे। ये क्या हो जाता है ना कि एक तरफा झुक जाता है। पहले आप खूब स्पीड में चले और अचानक आकर के रुक जा रहे हैं। एक तरफा नहीं झुकना है हमें। जैसे बैलेंस यहाँ बनाना है कि 5 लाइन लिख रहे हैं, तो यहाँ भी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 में, धीरे धीरे कम कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। तो धीरे धीरे शब्दों को बढ़ाएं, नहीं तो यहाँ 5 या नीचे सेकंड में आकर के सीधे 15 लाइन, कोई मतलब रह जाता है, या 10 लाइन, कोई मतलब नहीं रहता है आंसर का, पूरा आंसर खराब कर देगा आपका। तो ये जो लाइनिंग होता है ना, इसमें कुछ पॉइंट का हिसाब किताब रखा जाता है। आप कितने पॉइंट निकाले हैं, 2 पॉइंट निकाले या 10 पॉइंट निकालें, उसके हिसाब से आंसर यहाँ पे परिचय बनाइए। अगर 5 पॉइंट निकाले हैं तो थोड़ा परिचय बड़ा लिखेंगे, क्योंकि आपको कॉपी भी भरना है, तो परिचय थोड़ा बड़ा। 10 पॉइंट निकाले हैं क्योंकि आपने सोच लिया है कि 10 पॉइंट हम निकाले हैं, इसका मतलब हम उस हर एक पॉइंट में 5-5 लाइन इंगित करेंगे, या हर एक पॉइंट में 4-4 लाइन इंगित करेंगे, तो हमारा परिचय थोड़ा शॉर्ट रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन जब पॉइंट कम निकाले हैं तो परिचय थोड़ा
हो जाएगा। तो ये परिचय के हिसाब, शब्द कितना, वही 150 शब्द है, तो 120 के आसपास खत्म करिए। लिख लीजिए 150 शब्दों में 120, 115 अच्छे शब्दों के साथ, नीचे लिखिएगा जरूर, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ। और इसी में लिख लीजिए अनावश्यक शब्द से बचें, अनावश्यक शब्द से बचें, अच्छे शब्दों के साथ और अनावश्यक शब्द से बचें। लिख लिए, अनावश्यक शब्दों से बचें। इसी में लिखेगा उर्दू, 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 कठिन शब्द, ब्रैकेट में कर लीजिएगा तद्भव, 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 उर्दू कठिन शब्द ब्रैकेट में तद्भव लिख लिए। तथा अंग्रेजी, तथा अंग्रेजी, तथा अंग्रेजी का उपयोग न करें, तथा अंग्रेजी का उपयोग न करें। एकदम साफ लिखा हुआ रहता है आंसर राइटिंग के, जो क्लास करेंगे कहीं अगर करते होंगे या फिर कीजिएगा कभी, तो वहाँ पे साफ आंसर जो करवाते हैं वो बताते हैं कि ये जो शब्द है बहुत ही बेकार का शब्द हो जाता है। जैसे उर्दू का शब्द आप देखिएगा, पेपर पढ़ते होंगे तो बहुत ही कठिन शब्द रहता है, पढ़े हैं उर्दू का, तो उर्दू वाला शब्द नहीं, हिंदी में जिसका उपयोग चल रहा है, उर्दू के शब्द हिंदी में उपयोग चल रहा है, वैसे शब्दों का उपयोग से बचना है। जैसे आप एक शब्द लिखे थे भयावह, भयावह इंगित करता है या भयावह कुछ शब्द लिखे थे कोई, तो ये जो शब्द हो जाता है ना, इससे क्या होता है, थोड़ी सी तकलीफ हो जाता है, ऐसे शब्दों से बचना है। तद्भव शब्द क्या होता है, तो तद्भव जो शब्द होता है कठिन शब्द होता है, और उस कठिन शब्द में जैसे आप यूपीएससी का कभी कभी देखिएगा या फिर पीसीएस का ही देखिएगा, उसका जो हिंदी रूपांतरण है, कोई इंग्लिश शब्द है और उसका गूगल पे ट्रांसलेट करिए और उसका जो हिंदी आएगा, लगेगा कि पहला बार हम सुन ही रहे हिंदी। कभी ऐसा हुआ है? तो लगता है कि मंगल ग्रह से हिंदी अनुवाद किया गया है, इतनी भयानक हिंदी आ जाएगा। और ये हिंदी फिर क्या करेगा, जब एग्जामिनर के पास जाएगा, आप लिखे और एग्जामिनर के पास गया, क्या वो ट्रांसलेट करने के लिए बैठा हुआ है लेकर के गूगल? नहीं बैठा हुआ है। और उसको जब समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा, मेरा आंसर खराब कर देगा। वो कितना भी हम बढ़िया लिखेंगे लेकिन एक शब्द मेरा खराब कर देगा, एक शब्द भी उसको खराब लगा तो पूरा खराब वो कर देगा। तो हम काहे उस शब्द को लिखेंगे जिससे उसका मानसिक खराब हो? कुल मिलाकर के हमें उससे प्रभावित करना है, उसी के इर्द गिर्द घूमना है। तो ये शब्द से हमें बचना है, यानी सरल शब्द। अब सरल शब्द में देसी भाषा का शब्द जो प्रतिदिन चल रहा है, अनावश्यक वो शब्द भी बचना है, प्रतिदिन वाले शब्द से बचना है। जैसे एक शब्द अभी आप लिखे हुए थे भले किया, भले बुरे किया, ये सब जो शब्द है ना, ये सब शब्दों से, जैसे पैदा किया, ये सब शब्द क्या है, ये आप डेली यूज कर रहे हैं ना। इसी के जगह पर पृष्ठभूमि या कुछ और आप उसके जगह पर पढ़ के देखिएगा तो कुछ नया शब्द आपके जरूर बनेगा, वो शब्द लिखिए। तो हड़बड़ी में हम क्या करते हैं कि अपने घरेलू शब्दों को कर देते हैं, और घरेलू शब्द आता है तो फिर मैच्योरिटी नहीं रह पाती है, वो दिखाई नहीं दे पाता है कि हाँ इनके अंदर वो अभी सक्षम है, तो फिर उससे दिक्कत हो जाती है। आंसर आप कितना भी अच्छा लिख देंगे, नंबर जो 8 नंबर का है उसमें 2 नंबर आ जाएगा और 1 नंबर से फेल, या फिर समझ रहे हैं ना। तो क्यों हम वो शब्द, घरेलू शब्द भी बचना है। अनावश्यक इंग्लिश, जहां आपको लगे कि अंग्रेजी शब्द ही हमारे लिए बेहतर होगा, जैसे एक शब्द आता है पैट्रियार्की, पिता का शासन या पुरुष का शासन, पितृसत्तात्मक। अब मान लिया जाए कि ये शब्द है, ये शब्द हमें कठिन लग रहा है, नहीं लिखा पाएगा, या फिर हो सकता है एग्जामिनर इसको थोड़ा सा समझने में उसको अस्पष्ट लगे कि पितृसत्तात्मक क्या कह रहा है। ऐसा तो समझ जाएगा क्योंकि एग्जामिनर का प्रतिदिन का काम है, लेकिन ये शब्द लिख दिए तो क्या दिक्कत है,
तो अंग्रेजी शब्द उस शब्द का उपयोग करें जहां पे हिंदी कठिन शब्द है। समझ पा रहे हैं? अंग्रेजी शब्द उस जगह पे उपयोग करें जहां पर हिंदी कठिन शब्द आपको याद आ रहा है और दूसरा आपका घरेलू शब्द याद आ रहा है। तो घरेलू शब्द बच जाइए। थोड़ा सा प्रभाव इंग्लिश भी बीच में लिख करके बनता है, लेकिन हाँ पूरे आंसर राइटिंग में 4-5 इंग्लिश लिख देने के बाद फिर वो भी कबाड़ा कर देता है, उतना भी हमें। और एकदम आसान शब्दों को इंग्लिश में बिल्कुल नहीं। जैसे आप लिखे थे आप बांग्लादेश, अब बांग्लादेश हिंदी में जब आप नहीं लिख पा रहे हैं तो सस्पेंस हो जाता है, समस्या हो जाता है कि जो व्यक्ति एग्जाम दे रहा है उसको हिंदी में बांग्लादेश नहीं लिख रहा है। आप लिख लेंगे लेकिन फ्लो में आप जो लिख दिए इंग्लिश में, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आप जब हिंदी में नहीं सक्षम है तो यहाँ के क्षेत्रीय भाषा को कैसे समझ पाइएगा, क्योंकि काम तो आपको क्षेत्रीय भाषा में करना है। तो ये समस्या, असम जैसे शब्द आप इंग्लिश में लिखेंगे और असम में मान लिया जाए कि आपको कैडर मिल जाए, बिहार में तो नहीं मिलेगा, मतलब यूपीएससी का एग्जाम दिए और असम आप इंग्लिश में लिख के आए तो फिर क्या होगा? समझ रहे हैं ना? यानी जिस जगह पे है उस शब्दों का पकड़ भी आपका होना चाहिए। अनावश्यक अंग्रेजी शब्दों से बचना चाहिए। कुछ जगहों पे पूरे क्वेश्चन में अगर 38 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लिश शब्द 2-3 लिख दिए हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आध जो 8-10 नंबर का है, एक आध इंग्लिश शब्द लिखे हैं तो चलेगा। 4-5 इंग्लिश शब्द बीच में डालने से 8-10 वाले क्वेश्चन में पूरे खराब कर देता है आंसर राइटिंग को, और वो भी सरल शब्द को इंग्लिश में डालने से। कठिन शब्द एक समय के लिए राहत हो सकती है, लेकिन सरल शब्द को इंग्लिश में रखने से, क्लियर है ना? तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। टाइमिंग शुरुआती अवस्था में आपको 15, 20, 50 मिनट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सोच के लिखिए। आंसर राइटिंग जब भी करिए तो एक बार अपने कॉपी या नोट्स जिस टॉपिक पे कर रहे हैं उसको एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि अभी आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। तो एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं तो आपका अगर 1-1 घंटा लग गया तो क्या दिक्कत है? हम घर पे बैठ के लिख रहे हैं, है ना? अचानक तो हम 20 साल का है यहाँ पे लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, सीधे 10वां के बाद लिख रहे हैं, और वो भी 10वां में खाली कॉपी भरना होता है कि लिख दिए मास्टर साहब दे देंगे आंसर, इतना नंबर का है तुम्हारा, इतना मिल गया। फिर ग्रेजुएशन आते आते वही भरने वाला पेज हो जाता है, इतना पेज भरे हुए हैं। तो कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन लगाने वाला व्यक्ति है नहीं कि आप ऐसे लिखे हैं आपका नंबर इतना कट जाएगा, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा है। तो हमें आदत होती है और आदत को ब्रेक करना है शब्दों के साथ, फॉर्मेट के साथ, तो वो सब क्या होगा? खराब कर देगा। तो टाइमिंग आप जितना लीजिए, आप घर पे बैठ करके लिखिए 1.5 घंटा 2 घंटा, जब तक आपको लगे कि हाँ 120 शब्द इतना देर में हो जाएगा, लिखिए आराम से। जो शुरुआती लिखने वाले हैं उनको शब्द अगर भूल जाएं लिखते लिखते तो कॉपी के नोट्स निकाल करके उसमें से भी देख के लिखिए, ताकि लिखने से क्या होगा कि आपको अगला बार जब उस क्वेश्चन को लिखेंगे तो उस जगह पे वो पॉइंट याद आ जाएगा, जो नोट्स वाला आप लिखे थे वो पॉइंट याद आएगा, फिर आप उसको लिख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आप ज्यादा से ज्यादा, अगर रफ्तार आपका बेहतर है तो ज्यादा से ज्यादा 4.5 मिनट 5 मिनट जा रहा है तो कोई दिक्कत ना है। लॉन्ग में आप समय के हिसाब से वहां देखिए, मेन डिपेंड करता है आप वहां कितने समय में लिख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि 150 शब्दों में अगर 150 पुराना है तो 7 मिनट भी लग जाता है। अब समय बचा हुआ मेरे पास तो आराम से लिखेंगे, और नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि समय कम गया और 4 मिनट बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है लिखने के लिए, तब क्या करेंगे? तब 150 शब्द का इंतजार करेंगे, छोड़ के आएंगे? छोड़ेंगे? छोड़ना तो एक भी नहीं है, चाहे प्राण निकल जाए लेकिन छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे क्या है जी? 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, हो सकता है आधा नंबर से आईएएस मिल जाए मतलब एक बात है, तो आधा नंबर भी मायने कर जाता है, आधा नंबर भी काम। तो उसके लिए टाइम कम रहे तो टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है कि अगर समय कम है, लिखना ज़्यादा है, तो कुछ नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट करके ख़त्म कर दिए, क्योंकि पॉइंट निकालना ही है हमें, पॉइंट बाय पॉइंट। दोनों क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर का थोड़ा सा भी मन खुश हो गया कि 2 क्वेश्चन लिखा ना, पॉइंट ही में लिखा, लेकिन दोनों क्वेश्चन छोड़ा तो एक भी नहीं, अगर खुश हो जाए दोनों मिला के 1 नंबर भी आ जाए, और 1 नंबर से फेल हो रहे थे, समझ रहे हैं? पूरे गाँव में नगाड़ा बज जाएगा तो ये स्थिति है, छोड़ना एक भी नहीं है। टाइम वहां पर आप अपने हिसाब से देखिए, लेकिन सामान्यतः टाइम कहा जाता है 6 मिनट 5 मिनट 10 नंबर में लिखिए। 6 मिनट 5 मिनट, और कम लग रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन ये 1 दिन का लंबे अभ्यास का है तो टाइमिंग हो जाएगा। अच्छा उत्तर के लिए आपको पता होना चाहिए कैसा, कि कौन से चीज़ों में क्या डिमांड है।
जैसे टिप्पणी में क्या है, आलोचना में क्या है, समालोचना में क्या है, विश्लेषण में क्या है, मूल्यांकन में क्या है। ये शब्द का मतलब अलग अलग होता है, ध्यान रखेंगे, शब्द का मतलब अलग अलग होता है। जनरली सामान्यतः कहा जाता है कि कुछ कुछ शब्द हैं जो एक ही रंग के होते हैं, जैसे विवेचना करें, प्रकाश डालें, ये शब्द एक ही रंग का हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति विवेचना और मूल्यांकन पूछ रहा है, मूल्यांकन और प्रकाश डाल के आ गए तो समझ रहे हैं ना क्या हो सकता है। तो मूल्यांकन पूछ रहा है, मूल्यांकन कब होगा? जैसे आपको कोई कहे कि इनका मूल्यांकन करें, एक व्यक्ति का मूल्यांकन करें या कोई चीज़ों का मूल्यांकन करें, एक बोतल है उसका मूल्यांकन करें, तो क्या करेंगे? क्या? हाँ, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक्सपेक्ट देखेंगे, बोतल कब तक टिकेगा उसका दोनों चीज़ देखेंगे, उसके बाद फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि अच्छा चीज़ है। और किस फॉर्म में? पॉइंट बाई पॉइंट के फॉर्म में। मूल्यांकन वाले पॉइंट जो अभी इस पे आएंगे, मूल्यांकन टिप्पणी पे, पहले इधर आ जाते हैं, अभी उस पर चर्चा करेंगे। मैप है तो मैप आपको दो जगह बहुत काम आता है, एक ज्योग्राफी में और एक इकॉनमी में। बिना डाटा के ज्योग्राफी और इकॉनमी का क्वेश्चन माना जाता है कि अधूरा है, बिना डाटा के, क्योंकि मैप यहाँ आवश्यक हो जाता है। इकॉनमी के क्वेश्चन लिख रहे हैं और पता चल रहा है कि डाटा नहीं बनाने आ रहा है, महंगाई कितनी दर से बढ़ रही है, कितनी घट रही है, मुद्रास्फीति कितनी बढ़ रही है, फिर जीडीपी हमारा क्या है, 2017 का क्या था, 18 में क्या है, 22 में क्या है, 24 में क्या है, ये दर्शाने नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2018 में 5%, 2022 में इतना % और ख़त्म। नहीं, डिमांड ही होता है कि इकोनॉमिक्स के बच्चा को बार ग्राफ या डाटा बनाना आना चाहिए। अगर वो पॉइंट फॉर्म में कर रहा है इसका मतलब उसके इकोनॉमिक्स पे पकड़ नहीं है। ज्योग्राफी के आप समझिए ना, अफगानिस्तान का एरिया ले लीजिए और ईरान इराक का एरिया ले लीजिए, हमेशा कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान में, इराक में होते रहता है झड़प। रूस यूक्रेन का ले लीजिए, जो झड़प चल रहा था। अब आपसे कह रहा है कि रूस यूक्रेन के संबंध को स्पष्ट कीजिए, आप पॉइंट बाई पॉइंट लिख के आ जाएंगे। और एक व्यक्ति थोड़ी सी यूक्रेन की, ऐसा तो नहीं है हमें कि यूक्रेन का फिगर कैसा होगा, लेकिन वो क्या करेगा, देखिए विश्व इतिहास तो फिगर बनाना पॉसिबल है नहीं, और वो भी यूक्रेन, युगांडा, सोमालिया, फिगर पूछ दे कहाँ से बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, समझिए कैसे बनाया जाता है, ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट बना करके यूक्रेन। हाँ, लेकिन ये आपको ध्यान होना चाहिए कि यूक्रेन के नीचे है रसिया के ऊपर है कि इधर है कि इधर है, नहीं तो पता चल रहा है यूक्रेन के इधर लिख रहे हैं रसिया तो समस्या यहाँ खराब हो जाता है। तो ये कम से कम तो पता होना चाहिए ना, इससे हो जाता है, ये क्लियर हो जाता है। वो जान रहा है चेक करने वाले कि पूरा यूक्रेन का मैप बनेगा नहीं, वो खुद से नहीं बना पाएगा तो हम क्या उपेक्षा कर सकते हैं। तो क्या करिए, आप ऐसे मैप बना दीजिए या ऐसे ही कुछ पॉइंट बना करके, यहाँ यूक्रेन, इसके इधर रसिया है, इन दोनों के संबंध में कोई विवाद का पॉइंट है तो उसको यहाँ पे इंगित कर दीजिए नीचे, हो गया। करना कुछ नहीं है, यही चीज़ कर करके अप्लाई करके वहाँ। अब डाटा इकोनॉमिक्स का लिख रहे हैं, अब बता रहे हैं आप जीडीपी को, भारत में जीडीपी बढ़ने से क्या महिलाओं को फ़ायदा होगी या नहीं होगी। अब जीडीपी के बारे में तो आप लिख दिए महिला को फ़ायदा है, ये नुकसान है। थोड़ी सी जीडीपी के बारे में अगर बार ग्राफ या डाटा से रिप्रेजेंट करते रहें तो और अच्छी बात हो जाती है, समझ रहे हैं ना, या महिला की स्थिति बार ग्राफ से समझा दे रहे हैं तो और अच्छा बात हो रहा है। तो मैप का उपयोग कहाँ करना है, ज्योग्राफी, इकॉनमी। इतिहास में ज़बरदस्ती मैप ना घुसेड़े, मांग रहा है जहाँ पे घुसेड़े, जहाँ नहीं मांग रहा है वहाँ पे संथाल लिख रहे हैं तो थोड़ी सी अगर मैप बना करके बिहार को दर्शा दे रहे हैं तो चल जाएगा। 1857 की क्रांति लिख रहे हैं तो अगर बिहार से पूछ रहा है तो कुंवर सिंह की भूमिका जिस जगह पे है उस जगह को इंगित कर दीजिए और कहिए कि ये बिहार के कुंवर सिंह का जगदीशपुर का इलाका है। अनावश्यक झांसी की लक्ष्मीबाई यहाँ, ग्वालियर से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये मैप बना दिए, पता चल रहा है कि पूरी तरह से भारत का नक्शा बन गया है और इसी में ये पूरा जीवन। इससे क्या होगा, 2 मिनट आपका नक्शा खा जाएगा, 1 मिनट वहाँ इंगित करने में खा जाएगा, 3 मिनट, और चौथा मिनट हड़बड़ी में आंसर गलत हो जाएगा, 5वां मिनट पूरी तरह से बर्बाद। तो अनावश्यक मैप जहाँ जरूरत होता है वहीं पे लिखा जाएगा ना सभी लोग को। अंग्रेजी शब्द होंगे आप, फैक्चुअल डाटा, ये बहुत समस्या हो जाता है। फैक्चुअल डाटा वहाँ पे उपयोग करें जहाँ पे जरूरत है। छोटी डाटा का भी उपयोग किया जाता है लेकिन जहाँ पे जरूरत है। मेंस का आंसर राइटिंग है, इसमें अनावश्यक डाटा का उपयोग नहीं। इससे क्या होता है ना कि बच्चा वाला फीलिंग हो जाता है,
और बच्चा वाला फीलिंग हमें रखना नहीं है। तो अनावश्यक डाटा का उपयोग नहीं, उस जगह पे उपयोग करें जो भारी भरकम डाटा है। जैसे आप लिखे कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थे ब्रिटिश सावरकर के अनुसार। आप लिखते ब्रिटिश सावरकर के अनुसार इनकी पुस्तक ये, उसमें 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। दोनों में बहुत सारा अंतर हो जाएगा, तो उस किताब का जिक्र कर लेंगे, तो ये भरकम हो जाता, थोड़ा सा बोझ हो जाता है। या फिर इस्लाम के खिलाफ कोई लिख रहे हैं पॉइंट, तो उसमें लिखिए, किताब का नाम लिख दीजिए। बिहार के बारे में उत्थान के लिख रहे हैं, तो बिहार में जो उत्थान करने का जो किताब का वर्णन है, जियाउद्दीन, ऐसे ऐसे नाम जो आते हैं, तो उस सब का नाम दे दीजिए। एक आध पॉइंट, पूरे नहीं लिखना है, ठीक है, एक आध दो जगह पे, तो ये हो जाता है, लिखा जाएगा। सभी लोग को इधर लिख लिए। समस्या ये है, अच्छा उत्तर, तो ये पैमाना उसका है, फ्लो होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जो दिक्कत आप लोग में है, यहाँ जो लिखे हैं फ्लो नहीं है, एक दूसरे से लिंकअप, एक भी क्वेश्चन नहीं था जो लिंक था एक दूसरे से। कहीं कोई लाइन सही है कि नहीं का, तो कोई लाइन एकदम जा रहा है पूर्व की ओर, तो कोई पश्चिम की ओर भाग जा रहा है, कोई लाइन एक दूसरे से लिंकअप नहीं है। और इसी के कारण क्या होता है ना कि आंसर भले इसमें 1 2 नंबर या 5 नंबर जो भी है दिया जा सकता है आपको खुशी के लिए, ध्यान रखिएगा, खुशी के लिए, यहाँ आपका मनोबल बढ़े। लेकिन जो वास्तविक है, एक भी नंबर लायक एक भी क्वेश्चन नहीं था। आपको लगेगा आश्चर्य, लेकिन एक भी नंबर लायक एक भी क्वेश्चन आपका जो 1857 हम चेक किए, 1857 में एक भी यहाँ पे नहीं है जिनका एक आध नंबर देने लायक है। चाहे वो 38 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, 8 नंबर का हो, 12 नंबर का, कुछ भी हो। समझ रहे हैं ना? खुशी के लिए भले 2-4 नंबर सर दे दिए, तो समझिए कि बेकार का वो नंबर है, वो कोई मतलब नंबर का नहीं है, एक भी नंबर लायक नहीं है, क्योंकि लिंक नहीं है, ना पॉइंट सही से है, ना कोई फॉर्मेट सही ढंग से है, जैसे उठे वैसे लिख दिए। मूल्यांकन कर रहा है तो कोई वर्णन कर रहे हैं, कोई वर्णन कर रहा है तो कोई कुछ कर रहे हैं, जैसे मन तैसे लिख के आंसर दे दिए हैं। तो ऐसा ना करिएगा। ये हम अपने सब्जेक्ट में आपको बताएं, बाकी सभी सब्जेक्ट में जिस समय एग्जाम आएगा मेंस का, बताएंगे कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है। उसका एक पॉइंट है, एक तरीका है जो हमेशा हम लोग उपयोग करते हैं कि इस तरह से लिखते हैं तो हमेशा वो सूटेबल हो जाता है सब जगह। क्लियर है? आपको देखिएगा इतिहास में हमने क्या किया है, आंदोलन और क्रांति के लिए, आंदोलन के नहीं, बेसिकली क्रांति के लिए हमने कुछ पॉइंट बना दिया है आपको। इस पॉइंट के दायरे में रहेंगे तो क्रांति आपका कितना भी शब्द में पूछे बन जाएगा। बनवाए हैं ना? अभी गांधी फेज पढ़ेंगे, गांधी फेज का भी कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट के दायरे में रहेंगे। गांधी जी से या नेहरू जी से या फिर कोई भी व्यक्ति का, सबका एक पॉइंट होता है, यही होना भी चाहिए। अच्छे टीचर की पहचान यही से होती है कि कोई भी सब्जेक्ट में कहीं से भी उत्तर आए, उस व्यक्ति को जिसको बता रहा है उसको कभी भी लिखने में दिक्कत ना आए। भले वो एग्जाम में फेल हो जाए, अपने कारण से फेल हो जाए, फेल तो होगा ही, बहुत सारे लोग हैं, आप सभी में से थोड़े सब पास हो जाएंगे, कुछ फेल भी होंगे। बाकी हमारा तो है कि सब लोग पास हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो कुछ फेल भी होंगे, लेकिन मेरे कारण से ना होके, बल्कि अपने कारण, अपने जब तक रायता ना फैलाएं तब तक। क्लियर है ना? तो इस तरह से रहना चाहिए, फॉर्मेट हमेशा हम बनाते हैं। देखिएगा अभी कुछ अधिनियम आएगा, आपको अधिनियम पढ़ना है 1858 का, 1919 का, 1909 का, है ना अधिनियम। उस अधिनियम का भी कुछ पॉइंट है। हाँ, कभी भी वो अधिनियम आएगा, कहीं भी कोई भी अधिनियम आ जाए, अगर उस पॉइंट को आप ध्यान में रख रहे हैं तो कहीं भी वो अधिनियम को लिख के आइए, हमेशा आपका सही रहेगा, क्योंकि उस पॉइंट से वो सुटेबल बनाया जाता है। और हर एक मतलब कह सकते हैं सब्जेक्ट में होता है, बशर्ते आपको निकालने आना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में, आप पॉलिटी में देख लीजिए, आप पर्यावरण में देख लीजिए, आप स्पेस में देख लीजिए, ज्योग्राफी में देख लीजिए, उस सब पॉइंट को निकाल के अगर आप रख रहे हैं, लोगों को बता दे रहे हैं, तो आसानी हो जाएगा लिखने में। सबसे बड़ा समस्या है बड़े बड़े संस्थानों में यही चीज़ है, लिखने की। रटा रटाया बहुत सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा, लेकिन लिखने की जो कला है ना, ये सबसे दिक्कत का कला हो जाता है। तो ये लिखने वाला आप ध्यान रखेंगे। ये सभी लोग को हो गया ना? इधर लिख लिए, मैप का उपयोग कहाँ करना है, ये सब लिख लिए है ना? टाइम बच रहा है ना अभी बहुत सारा? हाँ अभी बच रहा है। तो आइए कुछ शब्दों को हम लोग देखते हैं। किन्हीं को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? चलिए आइए कुछ शब्दों को देखते हैं। तो लगाइएगा पहले पुछल्ले शब्द या ट्रेंडिंग शब्द, हेडिंग लगाइए ट्रेंडिंग शब्द।
कोई डाउट है कि नहीं का? क्लियर है ना? हाँ। इंग्लिश चल सकता। देवनागरी में लिखिए जैसे। हाँ, हिंदी में वही देवनागरी भाषा। कहाँ गया वो? हाँ, दिखाते हैं आपको। हो गया। काहे हम तकलीफ लेंगे कि इंग्लिश में लिखें? देवनागरी में लिखिए, है ना? धूम धड़ाका से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बशर्ते हर एक जगह फिर इसका उपयोग ना करें, क्योंकि ये इंग्लिश का शब्द आ जाएगा ना, उसी को आप रूपांतरण कर रहे हैं देवनागरी भाषा में। तो हर एक जगह नहीं, जहाँ पे आपको ना लग रहा है काम चला सकते हैं। चलता है, बहुत अच्छे से चलता है, कोई दिक्कत इस सब में है नहीं। लिखें, हेडिंग लगाया सभी लोग। ट्रेंडिंग शब्द, प्रचलन में शब्द हिंदी होता है प्रचलन में। हाँ, पुछल्ले ऐसे शब्द बोलिएगा ना आने के लिए, बोलिए ना उसको आने के लिए। हाँ, लिखे। पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा टिप्पणी। पहला लिखिएगा टिप्पणी, टिप्पणी लिखे। दूसरा लिखिएगा विवेचना, विवेचना, टिप्पणी विवेचना। विशेषता, स्पष्ट, प्रकाश डालें। विशेषता, स्पष्ट, प्रकाश डालें। विवेचना लिखे थे, ठीक। स्पष्ट, प्रकाश डालें। मूल्यांकन, मूल्यांकन। वर्णन, वर्णन। सुस्पष्ट, वर्णन सुस्पष्ट, वर्णन सुस्पष्ट। विश्लेषण, विश्लेषण। संदेश, संदेश। संदेश। आलोचना, समीक्षा, आलोचना, समीक्षा। समालोचना। हाँ, नीचे पॉइंट बाई पॉइंट बना के आप लिखते चल जाइएगा। समालोचना, आलोचना, समीक्षा, समालोचना। समालोचना, परीक्षण, परीक्षण। व्याख्या, व्याख्या, व्याख्या। प्रभाव, प्रभाव। मूल्यांकन, मूल्यांकन हो गया था। चलिए अब वही शब्द आएगा रिपीट, आप बताते चलिएगा, कुछ कुछ शब्दों को बोल रहे हैं जो। जांच करें, नहीं लिखिएगा, जांच करें। सुस्पष्ट करें, हो गया। चल, जांच करें। उपाय सुझाएं, ये लिखे हैं? नहीं लिखे, उपाय सुझाएं। महत्व, भूमिका,
भूमिका लिखे, विचार करें, विवेचना हो गया है ना। चलिए विचार करें। और कोई शब्द आपको लग रहा है? कहिए कितना लिखवा दे अब शब्द ही नहीं बच रहा है। एक और लिखिए, परीक्षण हो गया है क्या? चलिए, सब परीक्षण लिखे, सब परीक्षण लिखे। हाँ सब परीक्षण, जो सब मृत्यु वाला शब्द होता है ना, सब परीक्षण। पोस्टमार्टम क्या बोलते हैं, है ना, यही ना। आलोचनात्मक लिखे हैं। चलिए व्याख्या लिख लिए, लगभग तमाम शब्द हो गया। चर्चा, हाँ लिखिए, चर्चा करें। हाँ चर्चा करें, भगवान का चर्चा करें। इंगित करें, पुष्टि करें, लिखिए ये सब लिखिए। इंगित करें, पुष्टि करें। हाँ लिखिए, जो आज आपको लगे वो सब लिखिए। तर्क दें, फिर ऐसा ना हो कि प्रत्येक दिन यही चीजों पर विचार किया जाए कि ये क्या है। और कुछ है? हैं ये लिख, वही चीज आ जाएगा, कुछ शब्दों को बताएंगे। और है कुछ सुझाव? हाँ लिखिए, सुझाव लिखिए। हो गया। विवेचना ये सब तो हो ही गया होगा। और कुछ है? हाँ लिखिए, सरलीकरण सरलीकरण हो गया। चलिए एक कॉपी हमें दीजिए ताकि हमें पता रहे क्या क्या लिखवाए हैं। एक कॉपी दीजिए ना, लाइए, कोई लाइए। हाँ नहीं, अब रहने दीजिए। चलिए पेन दीजिए। अब जो बोल रहे हैं उसमें टिक करिएगा, ठीक है? बोल रहे हैं उसमें टिक करिएगा। टिप्पणी, टिप्पणी, हाँ टिप्पणी लिखे, टिकिए ना। प्रकाश डालें, टिप्पणी प्रकाश डालें, किए। विवेचना, विवेचना स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। वर्णन, वर्णन आराम से लगाइएगा। वर्णन सुस्पष्ट, सुस्पष्ट। व्याख्या, जांच करें। हो गया। सरलीकरण, सरलीकरण। पुष्टि करें, या पुष्टि रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, सरलीकरण ही। एक सब परीक्षण लिखे थे, कहीं लिखे हैं क्या? ऐसे नहीं, सब परीक्षण ऐसे लिखे। हाँ 100 परीक्षण लिखे, हाँ उसमें टिक करिए। हो गया ना सभी लोग को? ये जो तमाम शब्द आप देख रहे हैं, टिप्पणी, सुनिएगा ध्यान से। टिप्पणी, विवेचना, स्पष्ट, प्रकाश डालें, वर्णन करें, सुस्पष्ट, व्याख्या, सरलीकरण, सब परीक्षण, जांच करें, ये तमाम शब्द का मतलब एक ही है, एक ही है। मतलब एक ही है, क्या एक ही है? तो विवेचना करें। एक दो शब्द को ले लेते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है? तो ये क्या कहता है ये शब्द? जैसे इसमें कौन सा शब्द ले लें, बताइए? विवेचना ले लेते हैं।
ये जो शब्द देखिएगा आप ध्यान से, क्या क्या शब्द है? विवेचना, प्रकाश डालें, टिप्पणी, वर्णन करें। इस शब्द लगभग जितना आपको बोले टिक करवाएं, वो सब का मतलब है एक ही। चाहे ये पूछ रहा है, चाहे वो प्रकाश डाले पूछ रहा है, चाहे वो विवेचना पूछ रहा है, चाहे वो वर्णन करने के लिए कह रहा है, इन सब का मतलब क्या है? एक। तो इसको हम लिखें कैसे? समस्या यहाँ उत्पन्न होगा। तो लिखने के लिए जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि विवेचना करें, इस क्वेश्चन की विवेचना। एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, कोई क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा बढ़िया से समझेंगे। हाँ, संथाले पे ले लेते हैं ना, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन पूछा है संथाल पे। हमारा जो क्वेश्चन ट्रेंडी भी है वही, एक ही क्वेश्चन को बार बार। संथाल का या फिर 1857 ले लेते हैं छोटा सा। 1857 की विवेचना करें। अब बताइए आप क्या इसमें लिखेंगे, उसके बाद मैं बताता हूं आप क्या लिखेंगे इसमें। वो नहीं, आप शुरुआत क्या करेंगे वो बताइए। हाँ, एक एक करके, हाँ ठीक। हम्म, ठीक। हाँ, और आप कोई और? हाँ बोलिए। वही उन्हीं का प्रभाव है ना, और कोई? हाँ ठीक। कोई और अपना? यही रहेगा सभी लोग का, है ना। देखिए बहुत अच्छा बात है, आप जानते हैं इसके बारे में। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, टिप्पणी करें, वर्णन करें, प्रकाश डालें, विवेचना करें, तो आप कुछ नहीं, इसमें आप स्वतंत्र हैं। इस क्वेश्चन में आप लिखने की आज़ादी है। जैसे कमेंट्स कहीं करते हैं तो कहीं से कोई से पूछ के करते हैं, नहीं ना करते हैं। तो इसमें आपकी आज़ादी है, और आज़ादी क्या है? तो आज़ादी का मतलब इतना भी ना फायदा उठाने की प्रधानमंत्री को नीचे गली आ रहे हैं। तो यहाँ फिर संक्रमण काल हो जाएगा, ऐसा भी ना करना है। बगल वाला घर के बगल में है, उसी को कमेंट्स कर रहे हैं फेसबुक पे कि तुम ऐसे हो वैसे हो, बाहर निकलने के बाद फिर वो तो तकलीफ यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, आज़ादी उतना ही लिमिट में रखना है। 1857 की क्रांति की विवेचना करें। अब 1857 की जो क्रांति है, इसमें परिचय बनाएंगे कि 1857 की क्रांति का है क्या, बेसिकली यही बनाएंगे, परिचय। दूसरा, इसके कुछ कारण हैं, कारण को अब क्या करेंगे, कारण आप क्या करेंगे, ये कारण कुछ लोग क्या करें, बॉक्स बनाए हैं जो आप लिखे थे इस क्वेश्चन में, बॉक्स बना करके कुछ इधर कुछ इधर पोछ निकाले हैं। ये जो पोछी निकालने वाला काम कर रहे हैं, इसको ना करिए, इससे पूरा आंसर खराब हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, परिचय, कारण। और कारण कैसे लिखेंगे, परिचय सभी लोग लिख लेंगे तो कारण लिखेंगे। इनके निम्न कारण थे: सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक व तात्कालिक, कारण। ठीक है। अब इसमें आपको जो याद है या जो लग रहा है कि ज्यादा प्रभावशाली है, तो ज्यादा प्रभावशाली क्या है, सामाजिक कारण है या तात्कालिक कारण है या फिर कुछ और है, वहां से आप शुरू करिए। जो ज्यादा प्रभावशाली है वहां से शुरू करिए, और इसी तरह से एक एक लाइन दे करके, ठीक है, ज्यादा लाइन में ना, उसका सबका एक एक राजनीति, सबका तात्कालिक लिखते चलेंगे तो फिर लंबा खींच जाएगा आपका। एक एक लाइन ऐसे करके नीचे करके लिख दीजिए, कारण हो जाएगा। और उसके बाद फिर प्रभाव अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिखिए, सब बच रहा है तब, क्योंकि 8 नंबर में है तब ये शब्द कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कारण लिखते लिखते आपको लंबा समय खींच जाएगा। तब फिर क्या करिए, 8 नंबर वाले में इस कारण को शॉर्ट कर दीजिए, इस कारण को शॉर्ट कर देना है। और शॉर्ट करके क्या करना है, इसके निम्न कारण थे जिनमें सर्व प्रमुख कारण तत्कालिक कारण था। सभी कारण को हम बता दिए, हमको पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि ये जान रहा है सब कारण, क्योंकि इसने लिखा है कि इनके निम्न कारण थे जिनमें सबसे प्रमुख कारण तत्कालिक या सामाजिक या धार्मिक कारण था। हो जाएगा। और ये जो बात आप लिखेंगे ना, तो उससे पता चलता है कि आप सभी कारण को जान रहे हैं जिनमें आप सबसे ज्यादा इसको प्रेफरेंस, क्योंकि हो सकता है कि हम तत्कालिक कारण को सबसे ज्यादा मानेंगे कि ये कारण था, हो सकता है आप जानेंगे कि नहीं इसमें धार्मिक कारण सबसे ज्यादा है। आपका विचार है, विचार बदलता है ना। जैसे हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध का
मतलब जन्मदाता। कुछ लोग मानते हैं कि हिटलर नहीं रहता तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो अमेरिका का वर्चस्व था, वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए परमाणु बम का उपयोग किया। तो सबका नजरिया बदल जाता है ना। तो आप कौन से कारण को लिख करके बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब 8 नंबर में लिख रहे हैं तो वो उनमें से जो 5-6 कारण है, सब कारण को लिखेंगे, नंबर आपका नीचे रह जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि बढ़ जाएगा, 100-125 शब्द से निकल जाएगा। कितनों आप छोटा करिएगा तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा, वह जो है लंगड़ा वाला हाल हो जाएगा। एक ज़्यादा भाग रहा है तो एक कम भागेगा, इस तरह से हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, बैलेंस। और बैलेंस करने के लिए निम्न कारण थे, जिनमें सर्व प्रमुख कारण सामाजिक कारण था। और उसी में 2-3 लाइन लिख करके, 3 लाइन 4 लाइन जितना आपको लग रहा है कि मेरा स्पेस है उतना लिखेंगे। और उसके बाद प्रभाव। प्रभाव में अब क्या है, यहाँ पे आप है इस लिख रहे हैं तो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चाहे क ख ग अ ब स ABCD DFG कुछ करिए ना, हाँ। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, पहला, दूसरा कारण, तीसरा कारण, जैसे कारण लिख दिए और कारण लिखे और पहला ही है तो इसके नीचे फिर सब टॉपिक आएगा, राजनीति कारण। फिर दूसरा, रोमन नंबर का उपयोग करें। इससे लगता है कि नहीं ये अलग है कारण, ये पॉइंट अलग है। नहीं तो एक ही में हो जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो लगता है कि सब एक ही रंग का है और ये खराब कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका आंसर, और लास्ट में इसमें आपको अगर लग रहा है कि निष्कर्ष लिख लें तो ठीक है, नहीं याद है तो आप पॉइंट बाय पॉइंट करके इसका प्रभाव ये हुआ और ये खत्म करके अंतिम रूप से निकल सकते हैं। प्रभाव तक ही सीमित कर सकते हैं। निष्कर्ष मन है, जानकारी है, पकड़ है तो लिखिए, नहीं है तो इन सब चीज़ों में निष्कर्ष की कोई आवश्यकता उतनी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लिख रहे हैं तब, नहीं लिख रहे हैं तो चल सकता है, मतलब आपके ऊपर निर्भर है। लिखा जाएगा इस तरह के शब्द रहेंगे तो। हाँ, 38 नंबर रहेगा तो सभी कारणों को दिखाइए एक एक पॉइंट बना के, क्योंकि शब्द फैलाना है ना, मेन है शब्द फैलाना। और शब्द फैलाएंगे तो जब 8 नंबर वाला पॉइंट को लिख के चलेंगे तब तो शब्द फैलेगा नहीं, और फिर मेरा वही होगा, जाकर के नीचे 10-15 लाइन बच जाएगा, खाली हो जाएगा। तो अचानक फिर एकाएक खाली हो गया तो कोई दिक्कत ना रहेगा, वो खराब कर देगा पूरे आंसर को। तो लंबे शब्द को बढ़ा देना है, यहाँ पे सब आपके हाथ में है। लिखा जाएगा इस तरह से, लिखाएगा ना। जब भी इस तरह से रहेगा तो आप लिख लेंगे विवेचना, जो पॉइंट आपको इंगित किए हैं। दूसरा आइए, विश्लेषण, टिक करिएगा। और पेन है, हो गया टाइम, ठीक है, पेन है। और विश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण लिखे, एक और लिखिएगा। विश्लेषण के बाद मूल्यांकन होगा कहीं, देखिएगा, है ना, 6 नंबर में बिल्कुल। मूल्यांकन, विश्लेषण, मूल्यांकन, समीक्षा, महत्व, महत्व हो गया। ये सब जो शब्द हैं एक रंग का है। कौन कौन शब्द हो गए? मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या करना है तो देखिएगा, मूल्यांकन लिख के आप लिख लीजिएगा, फिर पकड़िए, इसमें लिखना है कुछ पॉइंट को। मूल्यांकन में लिखिएगा, लिखिए मूल्यांकन में कैसे करना है। मूल्यांकन वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव, नेगेटिव कितना रहना चाहिए? ये 70, ये 30%। अब इसको लिखना कैसे है तो शुरुआत क्या करेंगे, परिचय बनाएंगे थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन का, अगर शॉर्ट है तो 2-3 लाइन का लिखिए, लिख लीजिए सभी लोग।
और उसके बाद कर लीजिएगा इस तरह से कि इस क्रांति या इस आंदोलन को हम निम्न तरीका से समझ सकते हैं, जिसकी एक पहलू सकारात्मक और दूसरी पहलू नकारात्मक, और सकारात्मक पॉइंट लिख करके पॉइंट बाई पॉइंट मूल्यांकन करने के लिए कह रहा है। अनावश्यक बात यहाँ पे कुछ नहीं जाना चाहिए, यहाँ सीधा पॉइंट रहेगा। हाँ, वही थोड़ा सा ऊपर वाला, और निम्न तरीका से समझ सकते हैं सकारात्मक और पॉइंट बाय पॉइंट, याद रखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। इसमें कभी भी अनावश्यक बात नहीं जाएगा कि हम शब्द लिख रहे हैं पूरा एकदम भर रहे हैं, तो अनावश्यक शब्द इसमें नहीं। 70 झुका होना चाहिए आपके पॉजिटिव, 30 निगेटिव, और उसके बाद फिर उपर्युक्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट होता है कि इस आंदोलन ने बहुत हद तक सफलता प्राप्त की, लेकिन ये कारणों से ये अपने मूल लक्ष्य को प्राप्ति करने में असफल रही। यहां भी हमने कहा कि नहीं ये सफल है, लेकिन ये कारणों से ये अपने मूल लक्ष्य से भटक गई या प्राप्ति करने में असफल रही। खत्म हो गया कहानी, निष्कर्ष भी हो गया। लिखा जाएगा सभी को, ये सभी का है जो जो आपको लिखवाए वो। और कौन सा शब्द बच रहा है? नहीं, संदेश आलोचना होगा। पहले एक लिखिए, आलोचना वाले में लगाइए टिक, आलोचना, आलोचना में टिक लगाइएगा। आलोचना लिखे, समालोचना, स्वपरीक्षण, हाँ स्वपरीक्षण हो गया था, यहां भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत ना है। स्वपरीक्षण नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी इसकी महत्व हो जाती है। हो गया ना? तो इसमें भी वही तरीका, आलोचनात्मक समालोचनात्मक में, ठीक है। समालोचना कह रहा है यानी कि आलोचना के साथ साथ पॉजिटिव बात को भी पूछ रहा है। आलोचनात्मक वर्णन करें तो उसमें आलोचना सीधे निगेटिव से, बात वही आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या निगेटिव पहलू है, फिर उसमें पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं रह जाता है, अनावश्यक बातों का कोई मतलब है नहीं। तो अगर आलोचना शब्द है तब कहां से शुरू करेंगे, तब ध्यान रखेंगे ये परसेंटेज भी बदल जाएगा, ये पूरा खेल बदल, 70 और 30, ये पूरा खेल बदल जाएगा। हाँ पहले यहां से परिचय मतलब शुरुआत कर लेंगे, और निगेटिव पॉइंट, पॉइंट बाई पॉइंट यहां भी आप लिखेंगे, यहां भी पॉइंट बाई पॉइंट, और उसके बाद फिर 30%, क्योंकि पूरा आलोचना भी नहीं करना है हमें, पूरा आलोचना करने का कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब कोई भी चीजों का पूरा आलोचना ठीक नहीं होता है। शुरुआत यहां से करिए, हाँ निगेटिव से शुरुआत, पूछ ही रहा है आलोचना वर्णन कर दिए या आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो आलोचना पहले पॉइंट शुरुआत कर दीजिए, परिचय, आलोचनात्मक पॉइंट, पॉइंट बाई पॉइंट करना शुरू कर दीजिए, और उसके बाद ये सब आलोचना के बावजूद भी इसके कुछ सकारात्मक पहलू दिखाई पड़ते हैं या कुछ सकारात्मक पक्ष भी दिखाई पड़ते हैं, जिनमें निम्न पॉइंट ये हैं। और उसके बाद तमाम परीक्षणों के बाद यह स्पष्ट होता है कि बहुत सारे क्रांति अपने आलोचना पक्ष से घृणित थी या फिर व्यवस्थित थी, जिनमें कुछ ये सकारात्मक पॉइंट भी, ऐसे करके आपने परिचय में जो क्रांति है या फिर आंदोलन है उसका, हाँ ठीक है, हो गया ना? और कुछ बच रहा है? इंगित पुष्टिक तर्क दें, तर्क दें आपका तर्क है, और आपका तर्क अनावश्यक तर्क, तो तर्क दें में लगाइए, तर्क दें, सुझाव दें, बिल्कुल तर्क और सुझाव, तर्क सुझाव, उपाय सुझाएं, ये सब भी हो गया। तर्क सुझाव उपाय सुझाएं, ये सब भी लिख लिए। तर्क सुझाव ये सब उपाय हो गया। और इसमें किनका बात लिखेंगे? अपना, और अपना लिखेंगे तो ठोस प्रमाण होना चाहिए, ऐसे ही हवा हवाई बात करेंगे नहीं कि और अपना, हम तो थोड़े इतिहासकार हैं कि लिख देंगे भाई कि नहीं 1897 हम रहते तो ये कर देते, काहे हम रहते, हम नहीं रहते तो क्या करना है, कोई इतिहासकार का बात याद रखिए। इसमें क्या होता है ना कि कोई ठोस प्रमाण है, मोदी जी ने हाल फिलहाल में ये बात कही है,
उनका बात है, हम कहाँ से लाए? हम थोड़े हैं इतिहासकार या फिर हम थोड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स के जानकार हैं, जीडीपी के जानकार हैं। बजट बनाने वाले हम ही थोड़े हैं कि बजट में हमसे पूछेगा कि आपका सुझाव दीजिए कि वर्तमान में बिहार के बजट इतना कम क्यों है, आगे आप इसके लिए बढ़ाने का क्या उपाय देंगे? तो हम नहीं देंगे, लिखेंगे कि इसके निम्न उपाय हो सकते हैं, और कोई व्यक्ति या विशेष बोला होगा जो आप कॉपी में लिखे होंगे, उसका बात को चिपका देना है, नाम नहीं देना है। हाँ, तब तो फिर पता चलेगा नाम ही नाम हो जाएगा। उसके निम्न उपाय हैं, बस पॉइंट बना के हो जाएगा। हाँ, अपना नहीं देना है, हम लिखेंगे कि हम अपने दे रहे हैं, उसका नाम। ठीक है, फिर एक और थोड़ी सी है, इसका आप लिख लीजिएगा अपने से। इंगित करें, पुष्टि करें, ये सब जो शब्द होते हैं, इंगित पुष्टि हो गया है। अच्छा, हो गया था। हाँ, चर्चा करें, ये सब का लगभग तमाम शब्द चलता है। पुष्टि करें, वही परीक्षण करें, चल जाता है। बचा हुआ शब्द एक दूसरे से लिंकअप है। हाँ, मूल्यांकन में 1857 की क्रांति का मूल्यांकन करें। दोनों सकारात्मक नकारात्मक पहलू लिख लेना है। कितना लिखना है? तो सफलता मेरा ज्यादा रहा है, मूल्यांकन में सफलता ज्यादा रहा है, परसेंटेज 30%। हाँ, पॉइंट परिचय देके पॉइंट फॉर्म में और निगेटिव फॉर्म में करके आंसर। हालांकि यह आंदोलन अपने सफल रास्ते पर पहुंच रही थी, लेकिन कुछ कारणों से असफलता भी हुई, जिनके निम्न कारण है खत्म। ठीक है, ये निष्कर्ष हो जाएगा। निष्कर्ष के भी कुछ कुछ पॉइंट होते हैं, तो अगले कक्षा में जिक्र करेंगे, उसके लिखेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी सभी लोग अब लिख पाएंगे, लिखेंगे ना? चलिए, बहुत बढ़िया।